सब्जियां धोने लगा। क्या मेरे अलावा सब इस अनकही सच्चाई को जानते थे? अचानक घर में गहरी खामोशी छा गई थी। मम्मी के फेवरेट सीरियल के बीच में टीवी बंद हो गया। सब्जियां धोते धोते नल खामोश हो गया। किचन में बर्तनों का शोर थम गया। दूर किसी मोबाइल फोन की घंटी बजी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। 2 घंटे और बीत गए। किसी ने मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। नौकर आया और खाना चुपचाप मेज पर रखकर चला गया, जैसे वो एक गार्ड हो और मैं कैदी। एक अकेले कमरे में उम्र कैद भोगता वो कैदी जिससे बात करने की उसे इजाजत ना हो। आरती का बार बार फोन आ रहा था। मैंने नहीं उठाया। देर रात कोई जोर से मेरा दरवाजा भरभराने लगा। दरवाजा खोला तो मेरा बड़ा भाई था। अभी अभी बाहर से आया था। उसने अपना बैग मेरे बेड पर फेंका और गुस्से में बोला, तू समझता क्या है अपने आप को? पता लगा मुझे भी तूने क्या नाटक किया है आज। पापा से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, और अखबार में जो भी आएगा तू विश्वास कर लेगा? कितनी मेहनत करते हैं पापा ताकि हम लोग आराम से रह सकें। ये जो तू रात भर अपने फ्रेंड्स से बातें करता है, ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, हर हफ्ते आरती के लिए गिफ्ट लाता है, ये दोस्तों को जो तू फिल्में दिखाता है, ये जो महंगा फ़ोन इस्तेमाल करता है, इसके पैसे कहाँ से आते हैं? न जाने मुझे कहाँ से उस वक्त बड़े भाई को जवाब देने की हिम्मत आ गई। उस भाई को जवाब दिया मैंने जिसके सामने मेरी जुबान कभी खुलती ना थी। मैंने कहा, अगर मुझे पता होता कि ये पैसे बेईमानी के हैं तो कभी नहीं इस्तेमाल करता इन चीज़ों को। तुम्हें तो पता था ना। भैया ने आग भरी नज़रों से मुझे देखा और इतनी जोर से झापड़ रसीद किया कि मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा अपना घर अचानक मेरे लिए अनजान लोगों से भरा हुआ एक मोहल्ला बन गया था। रात बीत गई। पापा से मेरा सामना नहीं हुआ। शायद उन्होंने मुझसे इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगली सुबह पापा जल्दी ऑफिस चले गए। मैं नाश्ते की मेज पर बाहरी महसूस कर रहा था। मम्मी और भैया ने कुछ नहीं कहा, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। हाँ, माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। मेरे खाने की फिक्र थी उन्हें। नौकर से बीच बीच में कह रही थी कि मुझे और रोटी दे दे आकर। भाई ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। शायद पिछली रात को जिंदगी में पहली बार झापड़ का गोल्ड मेडल देकर और खातिर ना करना चाह रहा हो। शायद उन दोनों ने प्लान पहले से ही तय कर लिया था। मम्मी ने गला साफ करते हुए कहा, बेटा, पापा बड़े दुखी हुए तुम्हारी बात सुनकर। बोले मुझे यकीन नहीं होता कि गौरव ऐसा कह सकता है। उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। आज शाम को जैसे ही घर आए उन्हें सॉरी बोल देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? मुझे यकीन ही नहीं हुआ
रात भर में मंथन करने के बाद ये योद्धा बस यही इलाज निकाल पाए थे कि मैं पापा से माफ़ी मांग लूं। मैं भी अड़ियल था, बिना कुछ कहे उठा, बैग उठाया और स्कूल को चल दिया। लेकिन वो रास्ता भी ऐसा था जैसे अकेलेपन के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। रास्ते में कोई अखबार पढ़ता दिखता तो यही लगता कि पापा की थू थू कर रहा हो। स्कूल पहुंचा तो यूं महसूस कराया गया कि जैसे कोई मुजरिम कचहरी में दाखिल हुआ। सब दूर दूर से मुझे देख रहे थे। इतना अकेला शायद मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। मैंने अपने सामने चेहरों की भीड़ को घबराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मुझे धिक्कार रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कुछ मेरी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे। बस एक ही लड़का था जो मेरे पास आया, मेरा बेस्ट फ्रेंड कार्तिक। कुछ बोला नहीं, बस बेंच पर बगल में बैठा रहा। मुझे मालूम था उसके भी मन में वही सब सवाल चल रहे थे जो मेरे मन में थे। मैंने चैन की सांस ली जब मुझे दूर से अपनी गर्लफ्रेंड आरती आती दिखाई दी। मैंने कहा, आरती, बैग गॉड तुम हो, सॉरी मैं तुम्हारा फ़ोन। आरती ने एक बैग बीच में पटका और बोली, ये सारे गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे। कोई और लड़की ढूंढ लेना जिसे तुम अपने पापा की ली हुई घूस से खरीद कर गिफ्ट्स दे सको। कितनी आसानी से टूट जाता है सब। एक दिन में पिछली सुबह और आज की सुबह में जमीन आसमान का फर्क था। 24 घंटे के अंदर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे प्यारे पापा कहाँ गुम हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ लिया था और अपने दोस्तों के लिए मैं रातों रात एक अजनबी बन गया था। मैं स्कूल से निकल गया और सड़क पर चलने लगा। चारों ओर ट्रैफिक का शोर, फेरी वाले सब्जी, फल, रुमाल, प्लास्टिक के खिलौने बेचते हुए। कोई गाड़ी सर से बगल से निकल गई। ड्राइवर ने किसी तरह मुझे बचाया और चिल्लाता हुआ चला गया। आंखें नहीं है क्या? आंखें है यार, आंखें खुली तभी तो ये सच देखा। लेकिन अब क्या करूं इन आंखों का और इस सच का? क्या करूं अपने आप का जो ना एक बेईमान बाप का बेटा होकर रहने को राजी? अगर कोई ईमानदार इंसान होता तो शायद सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता, इनकम टैक्स वालों को फोन कर देता, उसी अखबार के ऑफिस में घुस जाता जिसमें मैंने वो खबर पढ़ी थी। लेकिन मैं उतना ईमानदार नहीं था। पापा की बेईमानी के पैसे से मजे जो करता था, इतने साल क्यों नहीं पूछा था कभी मैंने खुद से कि जब शर्मा अंकल और पापा साथ साथ काम करते हैं एक बराबर की पोस्ट पर, तो वो छोटी गाड़ी से क्यों जाते हैं और हमारे पास कैसे बड़ी कार है? सच कह रहा था वो ड्राइवर, नाराज ड्राइवर। आंखें नहीं है मेरे पास। पता नहीं चला कि कब मैं चलते चलते उस घर के सामने पहुंच गया जहां बचपन में आम खाए थे और गिल्ली डंडा खेला था, जहां रात को पंचतंत्र की कहानियां सुनी थी और एक बुजुर्ग के पांव दबाए थे। हाँ, मैं दादाजी के घर पहुंच गया था।
अंदर जाते ही उनकी गोद में सर रख दिया और बेतहासा रोने लगा। दादाजी तक सब खबर पहुंच गई थी। मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, गौरव बेटा, अब तू जान गया बेटा कि मुझे तेरे पापा के घर में रहना क्यों मंजूर नहीं था। उनकी गाड़ी में कभी क्यों नहीं बैठता हूँ, उसके साथ कभी छुट्टियों पर नहीं जाता हूँ। कायर हूँ बेटा, अपने बेटे को पुलिस के हवाले करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बस उसकी बेईमानी से मुंह मोड़ कर जी रहा हूँ। उस दिन घर पहुंचा तो शायद मम्मी पापा ने यही सोचा होगा कि अब अक्ल ठिकाने आ गई होगी। मैं किसी से कुछ बोले बिना अपने कमरे में वापस चला गया। घर में अब किसी भी मातम का माहौल था। हालांकि मम्मी और भैया कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, जैसे किसी के मौत के 10 दिन बाद धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर आने का नाटक करने लग जाते हैं, स्मॉल टॉक करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर जिसकी मौत हुई थी, उसका गम इतनी आसानी से सामान्य होने वाला नहीं था। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे परिवार होंगे जहां बच्चे ये जानते होंगे कि उनके माँ बाप ने घूस से, बेईमानी से, दलाली से, चोर बाजारी से कमाई अपनी दौलत कि ये जो इतना बड़ा LCD टीवी दीवार पर लगा है, ये उसी 1 लाख रुपए से आया है जो किसी लोअर मिडिल क्लास के पिता ने शायद अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे होंगे और अब किसी की फाइल को आगे बढ़ाने में स्वाहा हो गए। वो नैनीताल और कश्मीर और बैंकॉक की छुट्टियाँ, उनकी मम्मियों के सोने के जेवर, नई चमचमाती गाड़ी जो उनकी आत्माओं को रौंद कर निकली और टायरों के निशान ना छोड़े। लेकिन कर क्या पाते होंगे वे बच्चे? क्या कभी सोचते होंगे कि किसी मजबूर के कलेजे से नोचकर लाई गई उनकी खुशियाँ घिन नहीं आती होगी उन्हें? किसी 5 स्टार होटल में घूस के पैसे से लिए गए कमरे में सावर के बीच नीचे नहाने में गंदा नहीं महसूस करते होंगे? मुझे तो घिन आ रही थी अपने आप से, लेकिन मेरे दादाजी की सिखाई हुई ईमानदारी आज भी मेरे पापा की बेईमानी पर भारी पड़ रही थी। खुरच खुरच कर निकाल देना चाहता था अपने शरीर से वो सारे ऐसो आराम जो अपने बेईमान पापा ने मुझ पर लपेटे थे। बाहर गाड़ी रुकी, पापा घर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद नौकर दरवाज़ा खटखटाकर कमरे के अंदर आया और बोला, साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा, आता हूँ। मैं बाहर गया तो जैसे मैं बकरी चुराने वाला मुजरिम हूँ और मेरे सामने पूरी पंचायत लगी थी। पापा, मम्मी और भैया बैठे थे। पापा ने कहा, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम बड़ा सॉरी फील कर रहे हो। इट्स ओके, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तुम्हारी फेवरेट चाइनीज। शायद सब सोच रहे थे कि मैं दौड़कर पापा के गले लग जाऊंगा। मैंने पापा से कहा, पापा मैं ज़रूर जाऊंगा हॉस्टल, डॉर्मिटरी में सोऊंगा, बाथरूम शेयर करूंगा और गंदी काली सब्जी खाऊंगा। मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। आप मेरे पापा हैं, आपसे हमेशा प्यार करूंगा। रिस्पेक्ट का पता नहीं,
हॉस्टल की फीस को मैं आपका दिया हुआ लोन समझूंगा, बहुत जल्दी चुका दूंगा। और हाँ, चाइनीज खाने आप लोग चले जाओ, मैं अंजलि के साथ पाव भाजी खाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।